चलो, तो जस्ट फॉर्मूला लिख दिए हैं हम। लास्ट क्लास में ये सब अच्छे से डिराइव किए थे, और पहला 2 क्लास थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, सिर्फ पहला 2 क्लास। ये मत सोचना कितना टफ होने वाला, क्योंकि हम थोड़ा बेसिक से जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि IIT JEE और मेंस एकदम बेस पकड़ता है ना। मेंस तो चलो फिर भी फॉर्मूला बेस थोड़ा हो जाता है, एडवांस तो एकदम कहाँ से सवाल उठा ले, कितना बेसिक से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आया था किसी को? अच्छा, इसमें जो हम लिखे I बराबर जेड डॉट ए फॉर यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी वेरी कर रहा होगा तो, मान लो सरफेस एरिया पे करंट डेंसिटी वेरी कर रहा होगा तो क्या लिखोगे? DI, छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे और उसके थ्रू पास करने वाला छोटा सा करंट लिख देंगे, J डॉट DA, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ऐसा काम बहुत बार कर लिए। और अगर करंट डेंसिटी वेक्टर यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्म है, तो सीधा J डॉट A मार दो, है ना। फ्लक्स में याद आ रहा है, अगर यूनिफॉर्म रहता था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सिंपल प्लेनर एरिया होता था तो E डॉट A लिख देते थे, लेकिन वो एक स्पेशल केस हो जाता था। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, I बराबर NEA VD कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा लिए थे क्यों? उन पागल लोगों के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया उल्टा पुल्टा ले ले। जो समझदार है उसको तो खुद समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेना चाहिए, या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? बट हाँ, कुछ समझदार लोग बोले नहीं हम तो ऐसे लेंगे एरिया, है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉस थीटा वाला लिए थे, है ना। इसलिए आया था J डॉट A। फिर आया था आपका करंट डेंसिटी, उसमें से इस पार्ट को बोले थे करंट डेंसिटी NEVD, है ना। करंट डेंसिटी क्या था? करंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं। अगर करंट डेंसिटी नाम से जाओगे तो इट्स जस्ट लाइक गुलाब जामुन, याद रख लो, जिसमें ना गुलाब है ना जामुन है, तो करंट डेंसिटी, हाँ, ये मत बोलना कि यह है बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया भी वो वाला लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर, है ना। चल, फिर इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट किए थे, तो J बराबर सिग्मा ई, जिसको हम लोग ओम्स लॉ बोले थे। क्या बोले थे? ओम्स लॉ, ठीक है। 1/सिग्मा को हम लोग बोलते, सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, ठीक है। 1/सिग्मा को बोलते हैं रो, या सिग्मा को बोल सकते हो 1/रो, जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेसिस्टिविटी, है ना। रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेसिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी होती है। याद आ रहा है ना? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, रेसिस्टिविटी अगर आप ध्यान से देखो, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है? ओम इनवर्स, ओम मीटर, है कि नहीं? चल, अब यहाँ पे और देखने वाली बात क्या क्या है, सब पे बारी बारी बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ध्यान से देखो, टाउ क्या है? टाउ टाइम है। टाइम क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, या एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन। अच्छा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा देते हो, मान लो, तो टाउ बढ़ेगा कि घटेगा? टाउ घटेगा, टाउ घटेगा। क्यों घटेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा, तो टाइम बिटवीन टू कॉलिजन घट जाएगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन घट जाएगा। इसका रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। अच्छा, ई पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो चार्ज कैरियर का चार्ज है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा?
टेम्परेचर बढ़ा दोगे अगर किसी मेटल का तो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज बढ़ या घट जाएगा? नहीं। m क्या है? मास, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो पहले से फ्री रहता। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कॉपर में पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन पहले फ्री था, अब 3 फ्री हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना। हम टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये नहीं कहते हैं कि 5000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए एटम, बढ़ाने का मतलब हुआ 150 डिग्री, है ना। ये नहीं कि सर 5000 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो उसका जो पी ऑर्बिटल वाला वो जंप कर गया, उस स्टेट की बात नहीं कर, ठीक है। हम सिंपल बात करें 150 टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या हो, तो n पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे ही टाउ घटेगा और वैसे ही रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, फॉर मेटल्स, है ना। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेसिस्टिविटी बढ़ जाती, है ना। और थेरेटिकली अगर टेम्परेचर 0 कर दोगे, है ना, 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 जिसको बोलते हैं, तो रेसिस्टिविटी हो जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा तब? इनफाइनाइट, है ना, सब रुक जाएगा, स्टैंड स्टिल, है ना। कब स्टैंड स्टिल होगा? जब तक टेम्परेचर होगा चीजें वाइब्रेट करेंगी। जब टेम्परेचर 0 केल्विन कर देंगे तो क्या होगा? सब स्टैंड स्टिल में आ जाएगा, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 0, सुपर कंडक्टर। ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है सब बात, है ना, बस ऐसे ही बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन रियलिटी में 0 केल्विन पे जाने की जरूरत होती नहीं है, उससे बहुत पहले सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाता है। बहुत पहले मतलब 93 केल्विन, है ना, के आसपास। तो 93 केल्विन भी निगेटिव टेम्परेचर है, ये याद रखना, डिग्री सेल्सियस में। ये सब समझ में आता है कि नहीं आता? तो जनरली 0 केल्विन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उससे पहले ही सुपर कंडक्टिविटी अचीव हो जाती है ना, पक्का। तो सुपर कंडक्टर मतलब क्या होगा? रेसिस्टिविटी 0। यहां तक में सब कुछ सही से समझ में आ रहा है? कोई परेशानी हो रहा है तो बता दो, छोटा छोटा बात बोलना है ना, और लॉजिक के साथ बोल रहा है। एक बड़ा खास एलिमेंट होता है, मटेरियल होता है, जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और डिटेल। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी घट जाती है। हाँ, रीजन क्या होता है? वहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता नहीं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टाउ घटता, ठीक है, उसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ क्या होता? घटता। लेकिन चूंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत गैप होता नहीं है, तो उसमें ये जो चार्ज कैरियर वो बढ़ जाता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी में बढ़ता है कि इसके घटने के इफेक्ट को ओवरकम कर जाता है ना। तो वहां n क्या हो जाता है? काफी बढ़ जाता है, और n के बढ़ने से रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की चर्चा हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर पढ़ना है ना, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। बस अभी ऐसे ही एक लाइन याद रख लो कि चार्ज, आप ऐसा समझ लो अभी तत्काल के लिए कि चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ जाता है बहुत खास अमाउंट। मेटल में नहीं बढ़ सकता, बट सेमीकंडक्टर में बढ़ सकता है ना। उसमें दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, है ना, तो वो बढ़ जाता है। बस इतना समझो अभी के लिए। आपके लिए क्या है कि चार्ज कैरियर, ये जो है ना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
उसका नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना तो याद रख सकते हो तत्काल के लिए। फिर सेमीकंडक्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है कि नहीं, यहां तक में चलेगा पक्का। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये हो जाता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो अच्छा कंडक्टर हो जाता है, वो और अच्छा कंडक्टर हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। और जनरली मेटेलिक कंडक्टर के केस में होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है कि नहीं। बराबर हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, ये रिलेशन कुछ कुछ जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, ये रिलेशन थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। लेंथ में जो चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ ऐसा ही होता है ना, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, क्लास 9th शायद पढ़े होगे। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। 9th या 10th में होगा पता नहीं, मेरे टाइम में तो 9th में ही था। चल पर चलो हटाओ, ठीक है, नहीं आता। ये याद रख सकते हो, ये आपका बेस टेम्परेचर जहां ले रहे हो, बेस टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी है, और अल्फा को बोलते हैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल दे तो सॉरी। हाँ, रो नॉट बेस टेम्परेचर, आप जिसको भी बेस मान के चल रहे हो कि अभी इस टेम्परेचर पे इतना रेसिस्टिविटी है, इतना डिग्री बढ़ाने पे क्या हो जाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो वो जो बेस टेम्परेचर पे आपका रेसिस्टिविटी है उसको रो नॉट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो और इसको क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी? चलो तो यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर जितना फार्मूला दिख रहा है उसमें जनरली सब में वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमेशा वेक्टर से डील करना क्या होता है, मुश्किल होता है ना। हमेशा वेक्टर से डील करना मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग इसको स्केलर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आप लोग का फेवरेट इक्वेशन V इक्वल टू आई आर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, और उसको मेजर करना, उससे डील करना थोड़ा सा आसान चीज होता है कि नहीं। चलो तो एकदम सिंपलेस्ट केस लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर ले लेते हैं, है ना। अच्छा, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे लेना अच्छा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम तो समझदार हैं आप, है ना, हम तो गधे हैं नहीं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं डेल्टा एक्स। ये समझ पा रहे हो? ये ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका लेंथ बहुत छोटा सा लेंथ है डेल्टा एक्स, कोई दिक्कत? और इस छोटे से लेंथ में एरिया में मानते कोई वेरिएशन नहीं, एरिया में कोई वेरिएशन नहीं है, एरिया थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि हम लेंथ बहुत छोटा ले रहे हैं। अरे ये ऐसे ऐसे स्लाइस काट दिए, जैसे एक ये सिलेंडर है उसमें से एक पतला सा स्लाइस काट दिया, हम उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है डेल्टा एक्स, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, और हम ये चूंकि लेंथ बहुत छोटा माने हैं तो एरिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है ताकि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं हो। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ला रहे हैं, है ना। चलो अच्छा, यहां से यहां जब आप फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ोगे तो फील्ड को क्या लिख सकते हो,
ये कहाँ से आया? हाँ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन याद आ रहा है। और जब वन डायमेंशनल सिचुएशन हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ से करंट डेंसिटी क्या है? आई बाई ए। चूंकि हम एरिया उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं जो फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा वाला लफड़ा भी नहीं है ना, कॉस थीटा वाला लफड़ा भी नहीं है। तो ये आ गया आपका जे बराबर बताओ 1 बाय रो। तो 1 बाय रो क्या हो जाएगा? अभी तुरंत लिखे हैं। रो का वैल्यू क्या था? अच्छा, सिग्मा का वैल्यू क्या था आप ही बताओ। ये था क्या? ये हाँ, सिग्मा का वैल्यू क्या था? ठीक है, यहां पुट कर दो। एम और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ बोलना, अरे बोलो, पक्का ना? पक्का? चल, अच्छा ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ने में पोटेंशियल ड्रॉप होता है और कुछ नहीं, है ना? तो इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव किए तो पोटेंशियल में पक्का ड्रॉप हुआ होगा, यही चीज बता रहा। ठीक है, तो बाकी चीजों को एक तरफ ले आओ। डेल्टा वी बराबर एम बाय एनी स्क्वायर टाउ इंटू डेल्टा एक्स बाय ए इंटू आई, माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? रो, और ये लेंथ, और ये अगर मान लो एरिया में कोई वेरिएशन नहीं है तो इसको सीधा सीधा डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? लेंथ। तो ये मेरा पूरा आ जाएगा डेल्टा वी बराबर माइनस रो एल अपॉन ए इंटू आई। इसको हम नाम देते हैं रेसिस्टेंस, रो एल अपॉन ए, इसको नाम देते हैं रेसिस्टेंस। और ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एरिया में कोई वेरिएशन नहीं है, एरिया में वेरिएशन है तो एल नहीं, फिर छोटा सा लेंथ लेके हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करके दिखा देंगे, सीख जाओगे, बहुत टफ चीज नहीं। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? रो एल अपॉन ए। यहां तक में कोई दिक्कत? तो इसको नाम हम लोग देते हैं रेसिस्टेंस। तो यहां से क्या आ गया? डेल्टा वी इक्वल टू माइनस आई आर, आपका फेवरेट ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग तो पढ़े हैं वी इक्वल टू आई आर। हाँ, यहां पे जो डेल्टा वी है ये बेसिकली है, ये बता रहा है पोटेंशियल में चेंज, और माइनस साइन बता रहा है कि जब पोटेंशियल जिधर घटता है करंट का डायरेक्शन उधर ही होता है ना। लेकिन अगर आप इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते हो V इक्वल टू आई आर, तो इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, ये होता है ड्रॉप इन पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप।
ठीक है, पहले ही मान के चलते हैं पोटेंशियल घट रहा तो उसको लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर, क्योंकि हमको पता है कि इधर से इधर जाने में पोटेंशियल घट रहा है तो करंट इधर से इधर हो, ये मान के चल रहे हैं। अदरवाइज अगर मैथमेटिकली इसको सही से लिखो तो ये यही है, डेल्टा V इक्वल टू माइनस आई आर, वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन द पोटेंशियल एंड माइनस साइन शोज कि जिधर पोटेंशियल घटेगा करंट उसी डायरेक्शन में होएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? तो यहां पे फॉर्मूला में कुछ और जोड़ दें ताकि उस पर सवाल करें तो फॉर्मूला आपको बार बार अभी देखना नहीं पड़े। तो पहले आ गया रेसिस्टिविटी m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगला सवाल, सॉरी अगला, v इक्वल टू आई आर, यहां पे r है आपका रो एल अपॉन ए, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन ए। यहां तक में कोई दिक्कत? तो सबको नोट करो। चल, तो ध्यान से देखो, सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं कि एक सिंपल सा आपका वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसको लेंथ बोलना है, लेंथ आपको किधर लेना है? करंट के डायरेक्शन में, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अभी तुरंत सीखे, अरे हाँ ना बोलते जाना। और एरिया क्या लेना है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, ये मत बोलना कि सर करंट का डायरेक्शन नहीं होता, करंट का डायरेक्शन तो होता है भाई, है ना। करंट भले ही स्केलर क्वांटिटी है बट करंट का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कोई दिक्कत? चल, अब मान लो एक ऐसा सिचुएशन कि मेरे पास एक ऐसा रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो हॉलो ट्यूब के शेप में, ठीक है, जिसका इनर डायमीटर ए है, रेडियस, और आउटर रेडियस बी है, मतलब मटेरियल यहाँ बीच में, ठीक है। ये मटेरियल है, मतलब इधर से देख रहे हो ऐसे बीच में कुछ एरिया में मटेरियल है, ठीक है। इधर से इधर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, इस फेस के अक्रॉस, समझ में आ रहा? मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा? ऐसे, कर रहा होगा, अरे कर रहा होगा। आपको इसका रेसिस्टेंस बताना है, ये मान के चलना है कि इसकी रेसिस्टिविटी रो है, इसका लेंथ एल है, और क्या, और कुछ नहीं। तो आपको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सावधान हो, ठीक। एरिया बोल रहा है कि सर एरिया भी दीजिएगा ना, मैं नालायक, एरिया तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो पाई, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है ना। मेंसुरेशन चैप्टर नहीं पढ़ा अच्छे से? एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया होता था ना? किस क्लास में होता है? 9th 10th में ही होता है, थोड़ा बहुत सब में होता है तब, है ना। वो एक सर्कस का पंडाल है, उसका सलेंट हाइट दिए हुए है ना, उसका वॉल्यूम बताओ, उसका एरिया बताओ, सब। हाँ, चलो ठीक है, इधर वापस आ जाओ। जब वहाँ नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़ो? नहीं पढ़े हो तो दर्द होता है जब जब बीच बीच में, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, करंट के डायरेक्शन में मूव करने पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फर्क नहीं आ रहा है। करंट के डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम है, आगे भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाने का, रेसिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म। अरे होगा, अरे होगा।
कैलकुलेट कर लिए रेसिस्टेंस। सवाल थोड़ा सा बदल देते हैं। अब की बार क्या किए कि ध्यान से सुनना, करंट अब ऐसा फ्लो नहीं कर रहा। अब क्या किए, अंदर वाले को कनेक्ट कर दिया हायर पोटेंशियल से, अंदर वाले सरफेस को, और बाहर वाले सरफेस को लोअर पोटेंशियल से। मतलब अब की बार करंट कैसे फ्लो करेगा, रेडियल डायरेक्शन में। मतलब अगर इधर से देखोगे ना ऐसे, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा सरफेस, और ये लोअर, ये हॉलो जगह, यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यहां आपका मेटल है, तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा होगा। है ना, ये चीज जो विजुलाइज कर पाएगा उसको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। कॉपी कलम नहीं चलाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आवेगा। तो अब की बार लेंथ किधर लेना है, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में, है ना। और आप ध्यान से देखो तो जैसे आप लेंथ इधर करंट के अलोंग मूव करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। पहले सिलेंडर पतला सा है, फिर बड़ा एरिया वाला सिलेंडर है, फिर उसके ऊपर और बड़ा एरिया वाला, फिर उसके ऊपर और बड़ा एरिया वाला सिलेंडर। मतलब अब की बार सीधा सीधा ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तो क्या करेंगे, तो हम ये करते हैं, यहां से इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना दें। अच्छा, इसका लेंथ अंदर की तरफ है L, सिलेंडर का लेंथ अंदर की तरफ है, बट उस L को नहीं लेना है यहां पे, क्योंकि करंट उधर फ्लो नहीं कर रहा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, रेडियल डायरेक्शन में कर रहा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से, ध्यान से सुनना, x दूरी पे चले जाते हैं। कितने दूरी पे, x दूरी पे चले गए, और थोड़ा सा लेंथ लेते हैं dx। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ dx लेते हैं, क्योंकि करंट इधर ही फ्लो कर रहा ना, तो लेंथ किधर लोगे आप, इस डायरेक्शन में। कितना लेंथ लिए, dx। क्यों, क्योंकि यहां पे एरिया वेरी कर रहा, तो हमें ये नहीं कि डायरेक्ट पूरा लेंथ ले लें, है ना। अच्छा, dx में एरिया का वेरिएशन कांस्टेंट मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये जो छोटा सा जो रेसिस्टेंस, ये मोटा सा छोटा सा dx थिकनेस का जो रेसिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये मेरी बात यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो छोटा सा पतला थिकनेस वाला रेसिस्टर ले रहे हैं, है ना, कितना है इसका थिकनेस है, लेंथ क्या है L, उधर वाला बोलो। हम मान के चल सकते हैं, ध्यान से सुनना, एरिया कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ये वाला एरिया लेना, ये पीछे तक है। अबे बोलोगे सर ये तो लेंथ दिख रहा, अबे ये तो सिलेंडर है ना पूरा, तो एरिया है ना, ये लेंथ। कुछ नहीं समझ में आया, तो हम मान सकते हैं इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया सेम होगा। रियलिटी में इससे थोड़ा सा ज्यादा ये होगा, लेकिन चूंकि हम बहुत छोटा सा लेंथ चले हैं, तो आई कैन अज्यूम दिस एरिया एंड दिस एरिया टू बी कांस्टेंट, ताकि हम ये फॉर्मूला लिख दें। कौन सा वाला फॉर्मूला, रो L अपॉन A, अरे लिख दें। अच्छा, इस एलिमेंटल रेसिस्टेंस का जो छोटा सा रेसिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं dr। क्या बोल देते हैं, dr। बिल्कुल आराम से सुनना, क्योंकि सेम चीज हीट ट्रांसफर में चलेगा। ठीक है, तो dr बराबर हो जाएगा, देखो रो L क्या है, dx बटे एरिया। अब यहां पंगा नहीं है कि एरिया बदल गया होगा यहां से यहां तक में, कांस्टेंट एरिया ले सकते हैं, है ना। तो एरिया हो जाएगा 2πx इंटू लेंथ, अरे होगा 2πx इंटू लेंथ। ठीक, एक रेसिस्टर ऐसे, दूसरा रेसिस्टर इसके ऊपर, तीसरा
इसके ऊपर चौथा, इसके ऊपर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे रेसिस्टर सीरीज में है। ये जो एलिमेंटल रेसिस्टर है सब सीरीज में है। कैसे? तो जो करंट इस रेसिस्टर से गुजरेगा वही करंट आगे वाले रेसिस्टर से गुजरेगा, वही करंट उसके आगे वाले रेसिस्टर से गुजरेगा। कुछ नहीं समझ में आवेगा कि नहीं आवेगा? ठीक। मतलब सारे रेसिस्टर को जोड़ने का मतलब है सीधा सीधा जोड़ दो। क्यों? क्योंकि अगर सीरीज में रेसिस्टेंस होता है तो हम जानते हैं कि ये R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अरे होता है। तो यहां पे हर dr का वैल्यू निकालो और जोड़ दो। जोड़ दो मतलब इंटीग्रेट कर दो। x का वैल्यू कहां से कहां लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा a टू b। यहां पे हम थोड़ा सा मान के चल रहे हैं कि आपको रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना आता है क्लास 10th। ठीक है, चलो तो यहां से आ जाएगा नेट रेसिस्टेंस। और ये देखो 2 पाई एल रो सब कांस्टेंट है, रो बाय 2 पाई एल और dx बाय x ln x अपर लिमिट b बाय ए। तो डायरेक्ट में पुट कर रहे हैं ln b बाय ए। अब मत बोलना सर ये कैसे आ गया, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। जिसको नहीं आता है जो वीडियो देख के आज करंट इलेक्ट्रिसिटी से शुरू किया बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा बहुत सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं। अच्छी वर्मा कोई लाया हो देना तो थोड़ा, उसमें एक सवाल है, होमवर्क लिख लो। ठीक है, एक सवाल है जिसको आप होमवर्क लिख सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का अच्छा एच सी वर्मा लेके आइएगा रोज, क्योंकि अब इससे एग्जाम्पल करवाएंगे। इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होने वाला है एच सी वर्मा। ठीक है, जैसे उसमें थोड़ा सा कम यूजफुल था। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का, पेज नंबर 198 क्वेश्चन नंबर 10। रेसिस्टेंस निकालना है, ऐसा ही है ना, बाल्टी जैसा है। ठीक है, हाँ उसको फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं फ्रस्टम। फ्रस्ट्रेशन में तो हम हाँ। कोन का ऊपर काट दो तो फ्रस्टम है। हाँ गिलास, ठीक है, बस गिलास भरा हुआ, मतलब पूरे गिलास में लोहा। ठीक है, वो कर लेना। एक और सवाल अभी कर लें, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इट्स नॉट अ सिलेंडर, इट्स अ हॉलो स्फेयर। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, इसका रेसिस्टेंस बताना। ट्राई करो, हाँ ट्राई करो। चलो देख लो, बहुत घबराने वाली बात है नहीं। अगेन करंट इधर से इधर जा रहा होगा रेडियल डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे हम एरिया कांस्टेंट नहीं ले सकते कि सीधा सीधा एक्स लिख दें, ये फॉर्मूला। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं रेसिस्टेंस को ऐसे याद रखो, ज़्यादा बेटर है। रो डेल्टा एक्स अपॉन ए, है ना। अगर एरिया वेरी करेगा तो छोटा सा एक्स लेके चलेंगे, है ना। और डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ अलोंग करंट, और एरिया क्या है, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो अगेन यहाँ से x दूरी पे जाएंगे अपन, है ना, x दूरी पे जाएंगे, एक पतला सा लेंथ का रेसिस्टर कंसीडर करेंगे जिसका लेंथ क्या है dx, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, कांस्टेंट मान सकते हैं इसके लिए। अरे इस छोटे से लेंथ के लिए अंदर वाला सरफेस एरिया और बाहर वाला सरफेस एरिया कांस्टेंट माना जा सकता है। अरे माना जा सकता है। तो जो छोटा सा रेसिस्टेंस होगा, ये जो एलिमेंटल रेसिस्टेंस है dr, ये हम लिख पाएंगे रो dx अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। सर 4 पाई एक्स स्क्वायर कैसे, स्फेयर का एरिया पता नहीं सर, 4 पाई
एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ फिर सीरीज में है, जो करंट इसमें वही इसमें वही इसमें वही इसमें, तो सीरीज में क्या करते हैं, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन मारो, है ना। तो ये हो जाएगा आर बराबर यहां रो बाय 4 पाई बाहर ले लें, और ये हो जाएगा ए टू बी, तो -1/x आएगा, नहीं -1/x ही आएगा ना, हाँ -1/x आएगा। तो लिमिट उल्टा कर दो, B2 A, तो R बराबर रो बाय 4 पाई इंटू 1/A माइनस, और देखो ये पॉजिटिव टर्म आ रहा है, रेसिस्टेंस पॉजिटिव ही आना चाहिए हमेशा, है ना। 1/B छोटा हो जाता 1/A से, है ना। अब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन छोटा होता है, क्लास 3 या 4, हाँ उसी में फ्रैक्शन सीखते हैं ना, 3, हाँ 3 में ही सीखते हैं, ठीक है। चल यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो अब एक सवाल अभी बोर्ड पे आएगा, वो सवाल खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है। उस सवाल में आपको ये ध्यान में रखने का, सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे तो नहीं बनेगा, उस सवाल में आपको ये ध्यान में रखने का कि ज्यादा फंडामेंटल लॉ कौन सा है ना। जैसे एक से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसके भी नीचे जाओ, उससे नहीं समझ में आ रहा तो उसके भी नीचे जाओ, है ना। जैसे चार्ज कंजर्वेशन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ में से एक है ना। तो लॉ का जो प्रेसिडेंस है, यानी कौन, फिर किसके बाद कौन, फिर किसके बाद कौन, ये भी समझ में आना चाहिए, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा इस सवाल, है कि नहीं। चलो तो लिखो, सवाल आ जाएगा बोर्ड पे। जब आप इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे होगे ना, इस चैप्टर का, तो ये एक ऐसा सवाल होने वाला जिसको जरूर रिवाइज करना, क्योंकि ये आपके ये जो फर्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सर्किट से पहले वाला, उसका हर चीज इसमें इंक्लूडेड। बोला कि एक रेसिस्टेंस है इस शेप का, ठीक है, और इसको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग लगा दिया गया, ठीक है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के अलोंग लगा दिया, मतलब मान लो यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ 0 है, तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V, है ना। तो वो अलग बात, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या क्या सवाल पूछता है। द करंट एट द क्रॉस सेक्शन P, ये पूरा क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा है ऐसे, और ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है ना, ऐसे काटना गाजर की तरह, है ना। तो बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि करंट एट क्रॉस सेक्शन P इक्वल्स द करंट एट क्रॉस सेक्शन Q। अब बच्चे लगते हैं फॉर्मूला देखने वहां, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। पहला बोलते हैं NEAVD, ठीक है सर, एरिया चेंज हो रहा है, N और E में तो कोई फर्क नहीं आएगा, पर ये VD का क्या होगा, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगा, अभी तो नहीं बोल सकते हम। अरे बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, ठीक। फिर वो लगता है दूसरा फॉर्मूला देखने, सर करंट बराबर J डॉट है, सर एरिया तो बदल गया, अब J का क्या हुआ होगा वो भी पता नहीं। फिर वो घूमते रहते हैं इधर से उधर, क्यों, क्योंकि उनको आता है सिर्फ फॉर्मूला लगाना। बट हम आपको बार बार बोल रहे हैं, फिजिक्स इज नॉट ऑल अबाउट फॉर्मूला। आपको ये भी देखना है कि क्या इससे कुछ बेसिक लॉ भी अवेलेबल है, बिल्कुल। सबसे बेसिक लॉ है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन बोलता है कि भाई चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मान लो यहां करंट, यहां से करंट चला, तो जितना करंट यहां से गुजरेगा उतना ही करंट यहां से भी गुजरना पड़ेगा। आराम से सुनना, घबराना नहीं, और इसके पीछे का लॉजिक हम बताएं। हम बोले कि जितना करंट यहां होगा उतना ही करंट यहां होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो ध्यान से सुन। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम।
मतलब अगर मानो 10 कूलम चार्ज इंटर किया, 10 एम्पेयर का करंट है तो पर सेकंड कितना चार्ज यहां से इंटर कर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन में। अच्छा, हम आपको शुरू में बोलते करंट का मीनिंग ही किसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन किया गया होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में अगर 10 कूलम चार्ज घुसा तो अगर उसी 1 सेकंड में इधर से 10 कूलम चार्ज नहीं निकला तो इस एरिया में चार्ज जमा हो जाएगा, ठीक है, जो कि होना नहीं। अच्छा, इधर से 10 कूलम चार्ज घुसा और इधर से 8 कूलम ही निकला तो मतलब कुछ चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं। इधर से 10 कूलम घुसा, इधर से 12 कूलम निकल गया, चार्ज क्रिएट हो गया, अरे है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम तुरंत बोल सकते हैं पहला लाइन की जितना करंट यहां उतना करंट यहां, यानी ऑप्शन 1 सही है। समझ में आया? देखो कितना बेसिक पे चलेगा, कोई फॉर्मूला नहीं उतना आसान आपको करेगा, फंस जाओगे अटक के सब में, कुछ नहीं समझ में आया। चलो अगला बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज लेस देन दैट ऑफ Q। ठीक है, अब क्या करें सर, अब क्या करें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा सा भूल जाते हैं, पहले हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्मूला पे जो कि है I बराबर जे डॉट ए, I बराबर जे डॉट ए। अगर A से डिवाइड कर दो दोनों साइड, स्केलर फॉर्म में अगर बात करो तो I बाय ए बराबर जे, अरे होगा, तो I बाय ए बराबर जे होगा। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं I1 A1 बराबर J1 और I2 बाय A2 बराबर J2। I1 I2 बराबर है, अभी तुरंत प्रूफ किए, यहां I1 बोल रहे हैं, यहां I2 बोल रहे हैं, वो दोनों क्या है, बराबर है। तो जहां एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगा। नहीं समझ में आया? करंट दोनों जगह सेम है और करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां ज्यादा है, P पे, तो P पे करंट डेंसिटी कम होगा, तो Jp विल बी लेस देन JQ। कौन सा हो जाएगा ये? नहीं पूछा, चलो पूछा ही नहीं, नहीं पूछा, कोई दिक्कत, अबे नहीं पूछा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, हम सब कुछ पे बात कर लेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करें तो इस फॉर्मूला को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रोजे, लिख सकते हैं। अच्छा, रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल है मेरा सेम, और अगर मटेरियल सेम है तो जहां जे ज्यादा वहां ई ज्यादा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। और दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q। कुछ नहीं समझ में आया? अब ये तो बहुत आसान था ना, बचपन से पढ़ते आए हो, रेसिस्टिविटी is the property of material, resistivity is the property of material, resistivity is the property of material। लेकिन जब लगाने की बात आई तो पता नहीं सर, है ना। चलो आगे बात करते हैं। द रेट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम एट Q, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम इज आई स्क्वायर आर। अगेन क्लास 10th का बात कर रहा है, आई स्क्वायर आर, टी नहीं, आई स्क्वायर आर। तो हीट जनरेटेड होता है
आई स्क्वायर्ड आर, है ना। ये मान लो H1 I1 R1, उसी तरह H2 I2 R2, ठीक है। करंट दोनों जगह पे सेम होगा, करंट दोनों जगह पे सेम होगा, लेकिन यहां पे एरिया क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ρl अपॉन ए, और हम बहुत छोटे से यहां तक की बात कर रहे हैं, तो यहां लिख सकते हो रो डेल्टा एक्स अपॉन ए। अब जहां ए ज्यादा होगा वहां रेसिस्टेंस कम होगा, और जहां रेसिस्टेंस कम होगा वहां हीट जनरेटेड कम होगा, क्योंकि करंट सेम है। तो बताओ रेसिस्टेंस कम कहां होगा, एरिया जहां ज्यादा होगा, यानी पी पे क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो पी पे कम होगा। तो क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम एट क्यू इज ग्रेटर देन एट दैट ऑफ पी, सही है ना। तो बोल सकते हैं हीट एट क्यू इज ग्रेटर देन हीट एट पी। आगे बोल, देखो कितना बेसिक सवाल है, सब इंक्लूड कर रहा, सारा फॉर्मूला, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पी इज लेस देन दैट ऑफ क्यू, एन ई ए वी डी। अच्छा, वीडी के बारे में आप कमेंट कैसे कर दिए भाई, वीडी के बारे में कैसे कमेंट कर दिए, तो पहले वीडी के पे ही कमेंट कर देते हैं, पहले किस पे कमेंट कर देते हैं, वीडी पे कमेंट कर देते हैं। वीडी क्या होता है याद करो, ई टाउ बाय एम, टाउ तो टेम्परेचर वाला है ना, एम मास ऑफ चार्ज कैरियर, ई क्या, स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज कैरियर। तो जहां पे फील्ड ज्यादा वहां वीडी ज्यादा, तो फील्ड कहां ज्यादा, क्यू पे ज्यादा, तो क्यू पे क्या ज्यादा, वीडी ज्यादा। लेकिन एक और गड़बड़ हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर कमेंट करना चाहते हो दोनों वेरिएबल हो जाएगा, एरिया और वीडी, एरिया और वीडी दोनों वेरिएबल हो जाएगा, अरे है ना। तो प्रोडक्ट पे कमेंट करना पड़ेगा ना। चल सोचो, अबे सीधा सोचने का, बिल्कुल टाइम कांस्टेंट हो, सीधा सोच लो। देखो हम बताएं सिंपल एक्सप्लेनेशन, दोनों जगह सेम चार्ज हो जाएगा ना सर, करंट दोनों जगह क्या है, सेम। करंट क्या होता है, ऐसे करेंगे तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये करंट हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया, करंट डेंसिटी हो गया, कर दो अब कंपेयर, ये तो दोनों जगह सेम है ना। अभी भी नहीं समझ में, करंट सेम है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम गुजरेगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम गुजरेगा, उसके बाद एरिया करेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। बस जो करंट डेंसिटी का रिलेशन आएगा वही आएगा। अबे करंट सेम का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम सेम हो गया, मतलब आई सेम हो गया, है ना। और करंट पर यूनिट एरिया पूछ रहा है, तो करंट डेंसिटी ही हो गया, तो Jp इज लेस देन JQ, है ना। तो मतलब P पे पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट एरिया क्या हो रहा होगा, कम होगा, है ना। नहीं समझ में, ये तो परेशान है पक्का। अब और क्या पूछ सकता है, सब पे तो कमेंट कर दिए, जे पे कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कर दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी कर दिए, करंट पे भी कर दिए, रेसिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, रेसिस्टेंस पे भी कर दिए, है ना, रेसिस्टेंस पे किए तो हीट पे कर दिए, तो सब आ गया, सबका सब आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत, पक्का।
सोच लो। कल क्या है? ये सही है, ठीक है। कल थोड़ा सा एच सी वर्मा में से बैटरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एच सी वर्मा में से बैटरी ईएमएफ पे बात करेंगे कल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। या मन होगा तो पहले सर्किट कर देंगे थोड़ा सा, फिर ईएमएफ पे चलेंगे। तो लेकिन पढ़ लीजिएगा और वो सवाल जरूर करके आइएगा, ठीक है, पक्का।